हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। पेपर वन के फाइनल प्रिपरेशन के लिए फुल सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ये सवाल स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जामिनेशन में एज इट इज जरूर पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स बताऊंगी ताकि बहुत इजीली आप सभी करेक्ट आंसर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। स्टूडेंट्स, पेपर वन में आप सबको हेल्प करने के लिए एक कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूँ, जिसमें अगले 30 दिन के अंदर आपको रोज 2 से 3 लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले 100% सिलेबस तो कवर करवाया ही जाएगा। साथ ही आपके रिवीजन के लिए फुल सिलेबस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगी जिससे इजीली करेक्ट आंसर को पेपर में आइडेंटिफाई किया जा सकता है। फाइनल प्रिपरेशन के लिए अपडेटेड मॉक टेस्ट है एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जो कि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। एंड यकीन रखिए कि इसमें से एज इट इज सवाल पेपर में आपको देखने को मिल सकते हैं। लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कॉल या मैसेज करके पूरी जानकारी लेनी है। साथ ही स्टूडेंट्स, फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कीजिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको लिखना है कोर्स का नाम। कंटेंट पर जाते ही आप देखोगे कि यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं, जिससे कि आप कभी भी किसी भी यूनिट से अपने रिवीजन को स्टार्ट कर सकते हो। आपके स्टेट के अलावा अदर स्टेट्स के पीवाईक्यूज भी हम आपको देते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए एक आइडिया मिल जाए कि किस लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा कोर्स है जो डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा। What type of evaluation is used for monitoring the learning process of students? ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा है। इसमें आपसे मूल्यांकन का यानी कि इवैल्यूएशन का एक ऐसा प्रकार पूछा गया है जिसमें कि स्टूडेंट्स के लर्निंग प्रोसेस यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है उस पर कैसे टीचर नजर रख सकते हैं और उनको अच्छे से गाइड कर सकते हैं, ये इस सवाल में पूछा है। वो कौन सा मेथड होता है? समेटिव, फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक या एसिमिलेटिव। सेट और नेट पेपर वन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दो टाइप से जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो है समेटिव और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, योगात्मक और रचनात्मक मूल्यांकन। और इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज फॉर्मेटिव। क्यों? क्योंकि लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात की है। लर्निंग प्रोसेस कब होती है? जब क्लास में टीचर बच्चों से या बच्चे टीचर से क्वेश्चंस पूछते हैं तो बच्चे को एक प्रोग्रेस करने का समय मिलता है, तरक्की करने का समय मिलता है, अपने आप में चेंजेस करने का समय मिलता है। तो वो जो भी प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी हैं वो सब फॉर्मेटिव की होती है, इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 है। व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटेजी and a type of blended learning which requires pupil complete readings at home and work in live problem solving during class time. एक न्यू टीचिंग, एक न्यू क्लासरूम इंट्रोड्यूस किया गया है डिजिटल इंडिया के अंदर, जिसमें कि ये बोला जाता है, जिसका नाम दिया है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंड करने का मतलब क्या होता है? दो चीजों को मिक्स कर देना, राइट? दो चीजों को मिक्स कर देना। तो यहाँ पर भी एजुकेशन को, लर्निंग को मिक्स कर दिया गया है। इसमें ये बोला है कि पर्सन जो है उनको पीडीएफ नोट्स दे दिए जाएंगे, वो अपने घर में कंप्लीट रीडिंग उसकी करके आएंगे। अब उसी चीज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई डाउट आपके माइंड में है, तो वो पूछने के लिए आप क्लास में जाओगे और वहां पर पूछ सकते हो। तो ये कौन सी टीचिंग स्ट्रेटेजी है? इसको कौन सा क्लासरूम बोलते हैं? वर्चुअल क्लासरूम? नो। गूगल क्लासरूम? नो, क्योंकि ये एक ऐप है। ठीक है, हाइब्रिड होता है, सारे मिक्सचर, सबका थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी मिला करके, तो ये भी गलत होगा। सही आंसर है फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप कर दिया है, उसको पलट दिया है, उसको उल्टा कर दिया है। पहले क्या होता था, बच्चे स्कूल में चीजों को पढ़ते थे, जो डाउट्स होते थे वो या तो पेरेंट्स से पूछते थे घर पे आके, नेक्स्ट डे स्कूल में पूछते थे या ट्यूशन में पूछ लेते थे। अभी इसमें फ्लिप हो चुकी है, चीजें उल्टी हो चुकी हैं। बच्चा पढ़ेगा घर में, कोई डाउट है तो वो क्लास में जाएगा। ठीक है। APA format is a writing style, guide and format produced by, ये यूनिट नंबर 2 रिसर्च में से क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ APA की फुल फॉर्म पूछिए, जो कि है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। जब भी हम थीसिस लिखते हैं उसको राइट करने का, उसको लिखने का एक फॉर्मेट होता है जो कि APA फॉर्मेट है। ओके। अ वीडियो कॉन्फ्रेंस बिटवीन सुष्मिता इन मुंबई, Radhakanta in London, Barun in Guwahati, Jayanti in Singapore, Sudhanshu in Tezpur and Purakshata in
Kolkata and Sunil in Bhubaneswar is what type of communication? So confuse करने के लिए ये पूछा है, बच्चे क्या करते हैं, वैसे क्वेश्चन में याद रखते हैं, अच्छा सुष्मिता मुंबई से थी, ये पर्सन लंदन से था, ये आपको याद ही नहीं रखना है। आपको इस क्वेश्चन में बस इतना समझना था कि अलग-अलग लोकेशन पर अलग-अलग लोग बैठे हैं और वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन-सी कम्युनिकेशन यूज़ होगी, ठीक है? सो पब्लिक कम्युनिकेशन तो ये नहीं है, ग्रुप मीडिएटेड भी नहीं है क्योंकि सब लोग अपनी अलग-अलग जगह पर बैठे हैं। कन्फ्यूजन क्रिएट होगा ग्रुप और मास में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको सोचेंगे कि ये ग्रुप कम्युनिकेशन है, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है। ग्रुप कम्युनिकेशन होता है जब सब लोग एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात की जा रही है मास कम्युनिकेशन की। ठीक है? नो स्टूडेंट्स, देयर इज अ कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन। एक्चुअल में ग्रुप मीडिएटेड कम्युनिकेशन सही आंसर होगा, क्योंकि देखिए पब्लिक कम्युनिकेशन तो ये बिल्कुल नहीं है, वो तो दिख रहा है। मास कम्युनिकेशन में यहाँ पर बोला है कि सब लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोला है कि एक पर्सन बोल रहा है और बाकी सब सुन रहे हैं। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे भाषण होता है, एक पर्सन स्टेज पे जाकर बोलेंगे, बाकी सारी ऑडियंस सुन रही है। न्यूज़ में क्या होता है, एक न्यूज़ एंकर बोलेंगे, बाकी सब सुन रहे होते हैं। रेडियो में भी ऐसा ही होता है, तो ये सब होते हैं मास कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कहीं भी कि एक पर्सन बोलेगा, बाकी सब सुनेंगे। ठीक है? सो ये ग्रुप कम्युनिकेशन भी नहीं है, क्योंकि ग्रुप कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया तब होता है जब सब लोग एक साथ एक जगह पर बैठे हैं। सो ये आपका ग्रुप मीडिएटेड कम्युनिकेशन होगा। ठीक है? सो इसको नोट करना, ये है इसका सही उत्तर। कंस्ट्रक्टिविज्म इन क्लासरूम इज व्हाट? सो कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद, रचनावाद बोलता है क्लासरूम में कि बच्चा जो भी सीखता है, वो खुद चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करता है, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखता है। सो ये होता है आपका स्टूडेंट सेंटर्ड या स्टूडेंट फोकस्ड क्लासरूम। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, जिसको आईएसबीएन नंबर बोलते हैं, आप लोगों ने कोई भी प्रोडक्ट खरीदा होगा, उसमें आपको इस तरीके का एक नंबर दिख रहा होगा, राइट? उसको आईएसबीएन नंबर बोलते हैं। आपसे पूछा है किसी भी बुक, उसकी पब्लिकेशन और प्रोडक्ट्स की डिटेल्स इसमें होती हैं, अगर इसको स्कैन किया जाए। आपसे बस इतना पूछा है कि कितने नंबर्स इसमें होते हैं। सो 8, 10, 11 या 13, आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है और आप देख सकते हो इसमें 10 नंबर्स होते हैं। सो यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 नंबर्स इसमें हम काउंट करेंगे। What is an innovative tool that enables teachers to take students on immersive virtual journey and field trips to various destination? इसमें एक ऐसे इनोवेटिव टूल की बात की गई है जिसमें टीचर आपको घुमाने लेकर जाएंगे, लेकिन आप लोग कहीं जाओगे नहीं, आप लोग घर पे मतलब स्कूल में ही रहोगे। आप लोगों के लिए एक सेटअप डिजिटली इतना एक्टिव कर दिया जाएगा कि आपको लगेगा कि हम सच में कहीं विजिट कर रहे हैं। ठीक है? जैसे अभी भी हम लोग व्लॉग्स देखते हैं, किसी कोई पर्सन कहीं घूम रहे हैं, उनको हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं। तो वो सब चीज़ें क्लासरूम में अगर एज़ अ टीचर आप बच्चों के साथ करते हो, तो उसके लिए एक टूल है गूगल एक्सपेंडिचर। For most classroom purposes, which among the following is the best suited for social skill assessment? So social skill assessment के लिए रूबिक्स सबसे अच्छा होता है। As it is questions बाकी के सेट में भी आया है, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। From the following list of methods of teaching used in institutions of higher learning, identify those which are learner centered. Learner centered approach क्या होते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट्स के हिसाब से पढ़ाया जाता है, स्टूडेंट्स को कैसे पसंद है, वो कैसे लर्निंग में कंफर्टेबल है, उस तरीके से उनके इजी वे को ध्यान रखते हुए पढ़ाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है प्रोजेक्ट वर्क, जिसमें बच्चा खुद काम करता है, उनको सिर्फ एक टॉपिक दे दिया जाता है, तो ये लर्नर सेंटर्ड है क्योंकि बच्चा इसमें सीख रहा है। चॉक एंड टॉक लर्नर सेंटर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, चॉक एंड टॉक लर्नर सेंटर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसमें टीचर बस चॉक पकड़ते हैं और बोलते रहते हैं, तो ये गलत मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड इसको बोलते हैं। लेक्चरिंग विद ऑडियो विजुअल, बस लेक्चर देते रहना, सामने ऑडियो चल रहा है, वीडियो चल रही है, वो भी एक गलत मेथड होता है, जो कि एक लर्नर सेंटर्ड मेथड नहीं है। आगे है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर की सहायता से बच्चों को डिजिटली गेम्स के थ्रू सिखाया जाता है, तो ये भी आपका सही उत्तर होगा। 1 तो है ही। सो देखते हैं 1 एंड 5, 1 एंड 4। सो 1 एंड 4 की जोड़ी सिर्फ हमें यहीं देखने को मिल रही है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो स्टिमुलस एंड रोल प्ले।
If there is a linear trend present in the population, then which of the following methods is the most efficient sampling technique? अगर linear trend follow हो रहा है इस तरीके से आगे लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो वो हमेशा cluster sampling होता है। तो ये इस क्वेश्चन का कीवर्ड था linear trend। ठीक है, जैसे एक पर्सन जुड़ा, मान लीजिए एक एनजीओ है, एक एनजीओ में आपने ज्वाइन किया, आपने अपने फ्रेंड को बोला कि ये बहुत अच्छा एनजीओ है, बेनिफिशियल है हमारे लिए और मजा भी आ रहा है। आपका दूसरा फ्रेंड भी जुड़ गया, उन्होंने आगे किसी और को बताया, उन्होंने आगे किसी और को बताया, उन्होंने आगे 2 लोगों को बताया, उन्होंने फिर आगे 2-3 लोगों को बताया। तो ऐसे जो रेफरेंस होते हैं या लीनियर ट्रेंड होते हैं, आगे से आगे हम लोगों को बताते हैं, तो वो क्लस्टर सैंपलिंग कहलाता है। हू कॉल्ड द स्टडी ऑफ कम्युनिकेशन रियोटिक्स? सो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने। अ नैरेटिव लिटरेचर रिव्यू बेस्ट रेफर्स टू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम ढूंढते हैं जिसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए रिसर्च की जाती है। ठीक है, उसमें आता है फिर लिटरेचर रिव्यू। ये हमें बोलता है, लिटरेचर रिव्यू बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमें बोलता है कि जो चीज को आप प्रॉब्लम समझ रहे हो, पहले पढ़िए उससे रिलेटेड ऑलरेडी क्या क्या रिसर्च हुई है। कई बार क्या होता है, जिसको हम प्रॉब्लम समझ रहे होते हैं ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन मिल चुका होता है, हमें नहीं पता होता। तो इसके लिए लिटरेचर रिव्यू ज़रूरी होता है। ये फ़ोकस करता है एन इनिशियल इंप्रेशन ऑफ द टॉपिक व्हिच यू विल अंडरस्टैंड मोर फुली एज़ यू कंडक्ट योर रिसर्च। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अप्रोच ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दृष्टिकोण होता है कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। Which of the following research method is based on controlled observation? Controlled observation मतलब एक controlled environment में, और सबसे ज्यादा controlled observation क्या होता है? सबसे ज्यादा controlled observation होता है आपका field experiment। ठीक है, आगे क्वेश्चन में पूछा है which of the following includes examples of quantitative variables? ठीक है, सो यहाँ पर मात्रात्मक अनुसंधान की बात की जा रही है, मात्रात्मक चर की बात की जा रही है। कौन कौन सी चीजें आती है? अब देखो, मात्रा है, क्वांटिटी है, मतलब नंबर्स तो जरूर होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर है ए एंड सी। देखिए, ए में एज, टेम्परेचर, इनकम, हाइट, ये सब हम किसी को नंबर बताते हैं ना, कितनी इनकम है ये नंबर है, कितनी हाइट है ये नंबर है। अब किसी का जेंडर क्या होगा? जेंडर कोई नंबर तो नहीं होगा, जेंडर क्या है, 1 है, 2 है, नहीं होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो क्वांटिटी यानी कि कोई नंबर ये नहीं दे रहा है। किसी के ग्रेड पॉइंट, एंजाइटी लेवल, रीडिंग परफॉर्मेंस क्या है, ये भी नंबर बता रहे हैं। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा था। तो बहुत आसान क्वेश्चंस है। मैं उम्मीद कर रही हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर इसी का पार्ट 2 आपको चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए, और भी पीवाईक्यूज अगर चाहते हो तो मैं ज़रूर आप सब स्टूडेंट्स की हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।